आज हमारे बीच हेमंत गुप्ता जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय रोनियार वैश्य महासभा के बीच में आया हूं। और आज मैं रोनियार वैश्य समुदाय के संदर्भ में इनसे मैं बात करना चाहता हूं कि आज केंद्र में रोनियार वैश्य समाज को ओबीसी का आखिर दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है, और समाज में बार बार जो परेशानियां आ रही हैं उस संदर्भ में आज मैं विशेष वार्ता करता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये आखिर रोनियार वैश्य समाज देश में कितनी संख्या होगी पूरे? देखिए, ये आकलन सही किसी के पास नहीं है। उसके वजह ये हैं, दो मुख्य कारण आपने कहा कि रोनियार समाज को ओबीसी का पूरा दर्जा नहीं मिल पा रहा। जी। मुख्यतः दो कारणों के कारण ऐसा हो रहा। पहली बात कि उत्तर भारत में रोनियारों को अगड़ी जाति के रूप में कहीं कहीं जाना जाता है जी। और दक्षिण भारत में कहीं पर पिछड़ी जाति पर जाना जाता है, तो कहीं पर वो जाति जनगणना में उनका नाम भी नहीं है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रोनियार और नूनियार और रूनियार करके नामों में भी कई जगह तफरकाएं आई हैं। जी। तो संविधान का जो संशोधन हुआ था 102वां संशोधन 2018 में, जी। उसमें अनुच्छेद 340 भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति ने कहा था कि जितने भी शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं या सामाजिक रूप से, उनको पिछड़ी जाति में रखी जाए। परंतु जनगणना चूंकि हुई नहीं, तो स्पष्ट तौर पर यह कहना कि हमारी जनसंख्या कितनी है, ये सही नहीं होगा। फिर भी हम लोग की जनसंख्या पूरे भारत में लगभग करोड़ के आबादी के आसपास है। बावजूद इसके ये कहा जाता है कि सर, ये बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली में रोनियार समाज को ओबीसी की सूची में रखा गया है और केंद्र की सूची में आज तक नहीं शामिल किया गया। ऐसा क्यों आखिर? देखिए, एक बात को स्पष्ट तौर पर जान जाइए, रोनियारों का जो गढ़ है वो मुख्यतः बिहार है जी। और दूसरा गढ़ है उत्तर प्रदेश। जी। रोनियार की अगर जनसंख्या दिल्ली में देखी जाए तो दिल्ली में प्रत्येक प्रदेश से माइग्रेट किए हुए रोनियार वहाँ पर जाकर बसे हैं। दिल्ली में रोनियारों की जनसंख्या जो है, पूरे भारत से व्यापार करने या शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ने के कारण जो दिल्ली में इनका जो जमवाड़ा हुआ है, वो एक बहुत विस्तृत रूप में नहीं है। लेकिन आपका प्रश्न ये था कि रोनियारों की इतनी आबादी होने के बावजूद इनको पूरी तरह से सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से अभी तक कोई स्थान नहीं मिल पाया। आप तो रोनियार समाज के लिए शुरू से इतना बड़ा योगदान देते आ रहे हैं। माननीय न्यायालय के समक्ष माननीय प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, सभी को इस संदर्भ में आपने कटघरे में घेरा। इसका आज क्या परिणाम निकल के सामने आ रहा है? देखिए, माननीय राष्ट्रपति महोदय को जो मैंने पत्र भेजा था ज्ञापन, उस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए माननीय राष्ट्रपति ने भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दिनांक 26 मई 2022 को मुझे एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि आपके पत्र पर संज्ञान लेते हुए इस पर कार्यक्रम तय की जा रही है और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के समक्ष आपको उपस्थित होकर के इस संदर्भ में अपना पूरा साक्ष्य को प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। परंतु चूंकि हमारे यहाँ समाज में हर साल कोई ना कोई चुनाव होते रहते, जातीय जनगणना के नाम पर या जाति के पिछड़ापन के नाम पर, लेकिन समाज में जो टूट और आपसी जो राजनीति होती है, जिसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ता है, उसका ये परिणाम है कि जब से मुझे समाज के मुख्य पद पर कार्य करते हुए लोगों का सहयोग नहीं मिला, तो ये कार्यक्रम आगे रुक गया। लेकिन आज आप ये देख रहे हैं कि इस समुदाय में कहीं भी एक भी सांसद, विधायक नहीं है और न अपने समाज के लोगों का ही प्रतिनिधित्व मिल रहा है। आखिर ऐसा क्या कारण है? उसका मुख्य कारण है, हमारे समाज के लोग किसी को भी अपना आदर्श नहीं मानते। सब कोई समझते हैं कि मैं ही नेता हूँ, किसी को नेता मानते नहीं, और सब जो नेता आगे बढ़कर काम करना चाहता है उसकी टांग खिंचाई करते हैं। समाज में एकता नहीं है। आखिर आज जो है लोग रोनियार तक कहने में संकोच करते हैं और जो संगठित हो रहे हैं वो भी जो है आपसी टूट हो रही है, जिसके कारण आज भी लोगों को कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है। बार बार में समझ में आता है कि उत्पीड़न हो रहा है वैश्य समुदाय के लोगों को। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मुख्य कारण है ना कि आप संगठित नहीं हैं, और जब तक आप अपना धन बल, मानव बल नहीं दिखाएंगे, कोई भी राजनीतिक पार्टी आपको श्रेय नहीं देगी। और जब तक आपके पास राजनीतिक पार्टियां
आएंगी नहीं, आपके मतों को वैल्यू देगी नहीं, तब तक आपका संरक्षण या आपका महत्वपूर्ण कैसे जानेगा। आज रही बात कि आपके समाज के जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं जी वो इतने काबिल होने के बावजूद डरते हैं कि अगर वो समाज को लेकर चलते हैं तो कहीं उनको कटघरे में न खड़ा कर दिया जाए। आज इस समुदाय में युवाओं काफ़ी परेशान है आरक्षण को लेकर के। आप क्या चाहते हैं कि भारत सरकार इसको कैसे और कब लागू करे? आप मैं तो सीधा सीधी कहता हूँ, आप मुझे सहयोग दीजिए, मैं आपको जगह दिलाऊंगा। आप सहयोग नहीं देंगे, आगे बढ़ के कौन काम करता है, कौन क्या करेगा मुझे बताइए, मैं उसको सहयोग दूंगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आप जो है कई बार पत्रक भेज करके, डॉक्यूमेंट्स भेज करके चुनाव आयोग के साथ साथ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को भी आपने दिया, तो उस पर क्या मतलब आपका जवाब आया? देखिए, बतौर सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता होने के नाते मैंने संवैधानिक मांगों पर सरकार को कई जगहों पर घेरा जी और सरकारें ने भी हमारी मांगों को माना और उन्हें सच्चे तथ्यों के साथ जो मैंने उनके सामने अपनी दलीलें रखी हैं उस पर कारगर कार्रवाई करने का उन्होंने आश्वासन दिया। पर आप जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सरकारें आती हैं और जाती रहती हैं। जब जब सरकारें बदलती है कार्य कुछ हद तक बढ़ता है और दूसरी सरकार आने के बाद वो कार्य रुक जाता है। तो चूंकि भारत जाति जनगणना और जाति मतपान पर ही सरकारें बनती हैं, इसलिए बहुत लोग नहीं चाहते कि रौनियार समाज आगे बढ़े। लेकिन रौनियार समाज जब एकजुट हो जाएगा तभी शक्ति प्रदर्शन करेगा और जब शक्ति प्रदर्शन होगा तो हर सरकारें आपको महत्व देंगी। लेकिन जब तक आप एकजुट नहीं होंगे, जब तक आपके समाज का तफरका खत्म नहीं होगा, जब तक कोई व्यक्ति लीडरशिप नहीं लेगा, तब तक ये समाज का कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि समाज को, देश को बताने के लिए कुछ होना चाहिए। जी, धन्यवाद।